हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, दुनिया में ऐसा कोई आदमी है जो सफल नहीं होना चाहता? हर व्यक्ति जीवन में सफल होना चाहता है। कोई सफल साइंटिस्ट बनना चाहता है, तो कोई सफल बिजनेसमैन, कोई सफल डॉक्टर, तो कोई सफल इंजीनियर। क्षेत्र अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सफलता सभी चाहते हैं। अब मुश्किल यह है दोस्तों कि बहुत सारे लोगों को यह पता नहीं होता है कि सफलता कैसे हासिल की जाती है। यही वजह है कि वो जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाते। अगर आपको कार चलाना नहीं आता तो आप कार नहीं चला सकते। उसी तरह अगर आप ये नहीं जानते कि कामयाबी कैसे हासिल की जाती है तो आप कामयाब नहीं हो सकते। इट्स एज सिंपल एज दैट। आप ये समझ लें कि सफल लोगों को सफलता कैसे मिली, उन्होंने अपने सामने आई मुश्किलों, चुनौतियों और बाधाओं का कैसे सामना किया, किन आदतों या गुणों की वजह से वो सफल हुए। इससे दो फायदे होंगे। पहला तो ये कि सफल व्यक्तियों का जीवन आपको प्रेरित और प्रोत्साहित करेगा। दूसरा ये कि उनके जीवन के एनालिसिस से आप ऐसी आदतें और गुण सीख सकेंगे जो आपको भी सफल बना देंगे। हम बातें करेंगे उन महान लोगों की जिन्होंने प्रेरणादायक सफलता हासिल की और शून्य से शिखर तक पहुंचे, जो कभी गरीबी, अशिक्षा या असफलता के शिकार थे, लेकिन जिन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया और अपनी प्रतिभा, संघर्ष और हौसले के दम पे अनइमेजिनेबल सक्सेस, आशातीत सफलता हासिल की। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, अमेरिका किस महान व्यक्ति ने खोज निकाली? अमेरिका के डिस्कवरर कौन है? मुझे यकीन है कि आप सभी जानते हैं कि अमेरिका क्रिस्टोफर कोलंबस ने खोज निकाली। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज कैसे की, ये एक दिलचस्प कहानी है। जब कोलंबस स्कूल में पढ़ते थे तो उन्होंने पाइथागोरस की एक किताब पढ़ी जिसमें लिखा था कि दुनिया गोल है, अर्थ इज राउंड। इससे कोलंबस के दिमाग में एक विचार आया। उन्होंने सोचा कि अगर दुनिया गोल है तो वो पश्चिम दिशा में समुद्री यात्रा करके पूर्व दिशा में स्थित भारत तक पहुंचने का मार्ग खोज सकते हैं। बहरहाल, जब बड़े होकर उन्होंने अपनी योजना विद्वानों के सामने रखी तो वो हंसने लगे। उन्होंने कोलंबस से कहा कि पृथ्वी गोल नहीं, अर्थ इज नॉट राउंड, इट्स फ्लैट। पृथ्वी गोल नहीं बल्कि चपटी है, और अगर उसने ये बेवकूफ़ी की तो वो दुनिया के अंतिम सिरे पे पहुंच जाएगा और अनंत खाई में गिर जाएगा। 17 साल तक कोलंबस ने जी तोड़ कोशिश की कि कोई उनके इस अभियान के लिए पैसे दे दे। आखिरकार कोलंबस को इस अभियान के लिए किसने पैसे दिए, ये मैं आपको बताऊंगा। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, 17 साल तक क्रिस्टोफर कोलंबस ने जी तोड़ कोशिश की कि कोई उनके अभियान के लिए पैसे दे दे। आखिरकार स्पेन की महारानी ने उन्हें जहाज दे दिए, लेकिन इस खतरनाक अभियान पे जाने के लिए कोई जहाज ही तैयार नहीं था। अंत में कोलंबस ने जेल में बंद कैदियों के सामने ये प्रस्ताव रखा कि अगर वो उनके साथ चलेंगे तो उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। 1492 में कोलंबस 3 जहाजों और 88 नाराज नाविकों के साथ चल पड़े। ये नाविक जाने के लिए तैयार नहीं थे, खुश नहीं थे। जब काफी समय के बाद भी जमीन नजर नहीं आई तो कोलंबस का पूरा दल बगावत पे उतारू हो गया। वो एक असंभव काम को करने की कोशिश में अपनी जान नहीं गंवाना चाहते थे। वो वापस लौटना चाहते थे, लेकिन कोलंबस इसके लिए तैयार नहीं थे। अंत में कोलंबस ने अपने साहस और पक्के इरादों की बदौलत अमेरिका को खोज लिया। ही डिस्कवर्ड अमेरिका।
बहरहाल दिलचस्प हकीकत यह है कि वो अंत तक यही मानते रहे कि उन्होंने भारत तक पहुंचने का मार्ग खोज लिया है। यही वजह थी कि उन्होंने अमेरिका के निवासियों को इंडियंस नाम दे दिया और इसी वजह से उन्हें रेड इंडियंस कहा जाता है। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अमेरिका में कोई भी राष्ट्रपति पद पे 2 बार से ज्यादा नहीं चुना जा सकता। लेकिन अमेरिका के एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 4 बार अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए हैं। उनका नाम है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिका के एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो 4 बार राष्ट्रपति चुने गए। उनकी मृत्यु के बाद अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में यह अमेंडमेंट कर दिया गया कि कोई भी राष्ट्रपति पद पे 2 बार से ज्यादा नहीं चुना जा सकता। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका को विजयी बनाने में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के कुशल लीडरशिप का बहुत बड़ा हाथ था। साथ साथ इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल का भी बहुत बड़ा हाथ था। रूजवेल्ट का पॉलिटिकल करियर धमाके के साथ 1910 में शुरू हुआ, जब उन्होंने डेमोक्रेटिक उम्मीदवार के रूप में अपने इलाके की वो सीट जीत ली जिस पे आमतौर पे रिपब्लिकन उम्मीदवार ही जीतते थे। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने पॉलिटिक्स में तेजी से प्रगति की और 1920 में उन्होंने उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, हालांकि उसमें वो जीत नहीं पाए। अगस्त 1921 में वो कमर के नीचे पूरी तरह से अपाहिज हो गए। सबको लग रहा था कि उनका पॉलिटिकल करियर अब खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं हुआ। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने अपने इस हैंडीकैप पे कैसे मात की, ये मैं आपको बताऊंगा। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिका के एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो 4 बार राष्ट्रपति चुने गए। अगस्त 1921 में वो कमर के नीचे पूरी तरह अपाहिज हो गए थे। सबको लग रहा था कि उनका पॉलिटिकल करियर अब खत्म हो जाएगा। बहरहाल रूजवेल्ट ने दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने संकल्प किया कि वो दोबारा चलकर दिखाएंगे। जॉर्जिया के वार्म स्प्रिंग्स में गर्म पानी के स्रोतों में नहाकर और पीड़ादायी एक्सरसाइजेस करके उन्होंने अपने हालत में इतना सुधार लाया कि 1 साल बाद वो बैसाखियों के सहारे चलने लगे और 2 साल बाद लेग आयन की मदद से। बाद में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने वार्म स्प्रिंग्स को खरीद लिया और उसे लकवे के उपचार के लिए एक एनजीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बना दिया। 1928 में वो न्यूयॉर्क राज्य के गवर्नर चुने गए और 1932 में वो अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए और लगातार 4 बार राष्ट्रपति चुने गए। बहरहाल, अगर अपाहिज होने के बाद वो हिम्मत हार गए होते तो वो कभी राष्ट्रपति नहीं बन पाए होते। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिका के एकमात्र राष्ट्रपति जो 4 बार राष्ट्रपति चुने गए। उनका जन्म हुआ था 1882 में, उनकी मृत्यु हुई 1945 में। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, हैरी पॉटर की लेखिका का नाम सभी जानते हैं। आज जेके रोलिंग ब्रिटेन की महारानी से भी ज्यादा अमीर हैं, लेकिन हैरी पॉटर के कारनामों की पहली किताब लिखते समय जेके रोलिंग बहुत गरीब थी। जेके रोलिंग ने अपना पहला नॉवेल गरीबी के सफोकेटिंग माहौल में लिखा था। उनके पास नौकरी नहीं थी, वो सरकारी गुजारा भत्ते पे रह रही थी। कई बार तो उन्हें भूखे पेट सोना पड़ता था। पैसे की तंगी के चलते उन्होंने अपना पहला उपन्यास रद्दी कागजों की कतरनों पे लिखा था। उनके जीवन में दुख ही दुख थे,
न पति न नौकरी, साथ में छोटी सी बच्ची और गुजारा भत्ते पे रहने के कारण लोगों से मिल रहा ह्यूमिलिएटिंग व्यवहार। लेकिन जेके रॉलिंग हालात से संघर्ष करती रहीं। उनके मन में हैरी पॉटर की किताब को छपवाने का सपना था। कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन पूरी कर ली। वो इसे लेकर लिटरेरी एजेंट्स के पास गईं, लेकिन ज्यादातर ने कहा कि इसमें दम नहीं है। आखिरकार क्रिस्टोफर लिटिल नामक एजेंट ने रॉलिंग को आश्वासन दिया कि वो इसके बारे में पब्लिशर्स से बात करेंगे। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, हैरी पॉटर की लेखिका जेके रॉलिंग आज ब्रिटेन की महारानी से भी ज्यादा अमीर हैं, लेकिन हैरी पॉटर के कारनामों की पहली किताब लिखते समय वो बहुत गरीब थीं। उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा, जैसे हर लेखक को करना पड़ता है। उन्हें एक लिटरेरी एजेंट मिल गया, क्रिस्टोफर लिटिल। उन्होंने उनसे वादा किया कि वो पब्लिशर्स से उनकी किताब के बारे में बात करेंगे। बहरहाल संघर्ष अभी बाकी था। बहुत से पब्लिशर्स ने इसे छापने से मना कर दिया। कोई भी पब्लिशर एक नई लेखिका के पहले नॉवेल को छापने को तैयार नहीं था, क्योंकि इसमें एक जादूगर बच्चे की कहानी थी। आखिरकार काफी संघर्ष के बाद ब्लूम्सबरी पब्लिशर्स ने उनकी किताब को खरीद लिया। बाकी सब इतिहास है, आप सभी जानते हैं। अमेरिका में इसी किताब के अधिकारों के लिए रॉलिंग को $1,00,000 मिले और उसके फिल्म अधिकारों के लिए उन्हें मुंह मांगी रकम मिली। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि जेके रॉलिंग ने कठिनाइयों से हार नहीं मानी। उन्होंने संघर्ष किया और चैलेंजेस का सामना करते हुए कामयाबी हासिल कर ली। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी कौन है? पर्सनल कंप्यूटर क्रांति के जनक, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर, संस्थापक बिल गेट्स, दुनिया के सबसे अमीर आदमी। बिल गेट्स ने कंप्यूटर की धुन में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पढ़ाई अधूरी छोड़ दी। जब हार्डवेयर कंपनियां धन बटोरने में जुटी थीं, तो बिल गेट्स ने सॉफ्टवेयर के महत्व और संभावना को समझा। बिल गेट्स ने MS DOS को 1982 में एक छोटी सी कंपनी सिएटल कंप्यूटर से खरीदा और उसे हर कंप्यूटर का एसेंशियल हिस्सा, जरूरी हिस्सा बना दिया। दुनिया में कंप्यूटर क्रांति को लाने में बिल गेट्स के MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इन सॉफ्टवेयर्स का महत्वपूर्ण योगदान है। बिल गेट्स ने CD-ROM की उपयोगिता को भी भांप लिया था। जब शॉर्ट साइटेड हार्डवेयर निर्माता अपने कंप्यूटर में CD-ROM लगाने को तैयार नहीं हुए, तो बिल गेट्स ने पहला मल्टीमीडिया एनसाइक्लोपीडिया एनकार्टा तैयार किया, ताकि CD-ROM का महत्व सबको समझ में आ जाए। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स पे और बहुत सारी बातें। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, बिल गेट्स, ये नाम दुनिया के हर इंसान ने सुना है। बिल गेट्स, दुनिया के सबसे अमीर आदमी, पर्सनल कंप्यूटर क्रांति के जनक, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर। बिल गेट्स ने कंप्यूटर की धुन में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पढ़ाई अधूरी छोड़ दी। बिल गेट्स अपनी कंपनी में सबसे टैलेंटेड प्रोग्रामर्स को रखते हैं और उन्हें मुंह मांगी तनख्वाह देते हैं। माइक्रोसॉफ्ट में कर्मचारियों को कंपनी के शेयर खरीदने का ऑप्शन भी दिया जाता है, जिसकी बदौलत बहुत से कर्मचारी करोड़पति बन चुके हैं। बिल गेट्स के लिए समय बहुत महत्वपूर्ण है।
आधी रात तक काम करना माइक्रोसॉफ्ट में आम बात है। जैसा नेटस्केप के माइक टायरल कहते हैं, मुझे विश्वास नहीं होता कि माइक्रोसॉफ्ट के लोग कभी सोते भी होंगे। समय बचाने के लिए बिल गेट्स कार चलाते समय मोबाइल पे जरूरी बातें करते हैं, हवाई जहाज पकड़ने के लिए ऐन वक्त पे ऑफिस से निकलते हैं और एक साथ कई काम करते हैं। और हां, बिल गेट्स टीवी कभी नहीं देखते। नेवर। बिल गेट्स टीवी कभी नहीं देखते क्योंकि वो इसे अपने कीमती समय की बर्बादी मानते हैं। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, आप सभी मॉन्टेसरी सिस्टम ऑफ एजुकेशन के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। मारिया मॉन्टेसरी ने मॉन्टेसरी सिस्टम के जरिए एजुकेशन वर्ल्ड में क्रांति कर दी। दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि मारिया मॉन्टेसरी डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन रोम के मेडिकल कॉलेज के चीफ ने कहा कि यह असंभव है, दिस इज इम्पॉसिबल। ऐसा आज तक नहीं हुआ है और इसके बारे में तो सोचा भी नहीं जा सकता। बहरहाल, मारिया मॉन्टेसरी ने हार मानने से इनकार करते हुए पोप से सिफारिश करवाई, जिससे उन्हें मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया। उस समय सिर्फ पुरुष ही डॉक्टर बन सकते थे। मारिया मॉन्टेसरी के क्लासमेट्स उन पे ताने कसते थे और उन्हें तंग करते थे। आधी रात को मारिया को शरीर विज्ञान के क्लास में अकेले पढ़ने और मुर्दों की चीर फाड़ करने के लिए मजबूर किया जाता था। इसके बावजूद मारिया मॉन्टेसरी जुटी रहीं और 1896 में इटली की पहली महिला डॉक्टर बन गई। यहां भी उनके साथ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी ने, पुरुष प्रधान समाज ने भेदभाव किया। महिला होने के कारण उन्हें एडल्ट्स का इलाज नहीं करने दिया गया। इसके बजाय उन्हें कुछ ऐसे बच्चों की जिम्मेदारी सौंपी गई जिन्हें मंद बुद्धि समझा जाता था। क्या मारिया मॉन्टेसरी उन बच्चों की जिम्मेदारी संभाल पाई? हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, मारिया मॉन्टेसरी, इनका जन्म हुआ था 1870 में। ये पहली इटालियन महिला डॉक्टर बनी। डॉक्टर बनने से पहले उन्हें बहुत सारी परेशानियों का मुकाबला करना पड़ा, लेकिन उन्होंने मुकाबला किया बिना हिम्मत हारे। उन्होंने अपना हौसला हमेशा बनाए रखा। जब उन्हें पोप की सिफारिश से आखिर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया, तो बात वहां पे खत्म नहीं हुई। जब वो मेडिकल कॉलेज अटेंड करने लगी तो उनके क्लासमेट्स, जो सबके सब पुरुष थे, उन्हें तंग करने लगे। उन्हें जानबूझकर आधी रात को मुर्दों की चीरफाड़ करने के लिए मजबूर किया जाता। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी पढ़ाई बरकरार रखी। 1896 में मारिया मॉन्टेसरी इटली की पहली महिला डॉक्टर बन गई। क्योंकि वो महिला थी, इस वजह से यहां भी उनके साथ भेदभाव किया गया। महिला होने के कारण उन्हें मंदबुद्धि बच्चों का इलाज करने के लिए ही काम सौंपा गया। लेकिन युवा मारिया मॉन्टेसरी ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। कुछ महीनों में ही उन्होंने इन तथाकथित मंदबुद्धि बच्चों को सामान्य लेवल पे पढ़ने लिखने के लिए काबिल बना दिया। उन्होंने अपनी मॉन्टेसरी प्रणाली को बार बार दोहराकर इसकी सफलता की जांच कर ली और 1899 में ऑर्थोपेडिक स्कूल ऑफ रोम की स्थापना की। अपनी एजुकेशन सिस्टम के प्रचार के लिए, उसके प्रसार के लिए मॉन्टेसरी ने अपनी नौकरी छोड़ दी। पुरुषों के प्रबल विरोध के बावजूद मारिया मॉन्टेसरी इसलिए सफल हुई क्योंकि उन्होंने अपनी राह में आने वाली समस्याओं को अपनी सफलता की सीढ़ी बना लिया था। मारिया मॉन्टेसरी, जन्म
1870, मृत्यु 1952। मारिया मोंटेसरी इसलिए सफल हुई क्योंकि उन्होंने अपनी राह में आने वाली समस्याओं को अपनी सफलता की सीढ़ी बना लिया था। मारिया मोंटेसरी को याद करते हुए हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स के प्रोफेसर रेवरेंड चार्ल्स एल डॉडसन ने मैथमेटिक्स पे कई किताबें लिखी हैं, लेकिन आपने शायद उनका नाम नहीं सुना होगा। लेकिन आपने एलिस इन वंडरलैंड के लेखक लुइस कैरोल का नाम जरूर सुना होगा, जो प्रोफेसर रेवरेंड चार्ल्स एल डॉडसन का पेन नेम था। चार्ल्स डॉडसन को छोटी बच्चियों को काल्पनिक कहानियां सुनाने में बहुत मजा आता था। जब वो कहानियां सुनाते बच्चों को तो बहुत एंजॉय करते। एक बार दोपहर के समय रेवरेंड चार्ल्स एल डॉडसन थेम्स नदी में 3 छोटी बच्चियों को नाव की सैर कराने के लिए ले गए और उन्हें एक काल्पनिक कहानी सुनाने लगे। ये कहानी एक छोटी बच्ची के बारे में थी जो नींद में जादुई संसार में पहुंच जाती है, एक मैजिकल वर्ल्ड में पहुंच जाती है। उन बच्चियों को यह कहानी इतनी पसंद आई कि उन्होंने प्रोफेसर डॉडसन से इसे लिखने का अनुरोध किया। प्रोफेसर बच्चियों का दिल नहीं तोड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पूरी रात बैठकर वो कहानी लिखी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स के प्रोफेसर रेवरेंड चार्ल्स एल डॉडसन ने कहानी तो लिख ली, लेकिन उन्होंने उसे ज्यादा महत्व नहीं दिया और एक तरफ रख दिया। उसके बाद क्या होता है, ये कहानी आगे कैसे छपती है, इस कहानी का नाम क्या है? हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स के प्रोफेसर रेवरेंड चार्ल्स एल डॉडसन ने मैथमेटिक्स पे बहुत सारी किताबें लिखी हैं, लेकिन आपने शायद उनका नाम नहीं सुना होगा। बट आपने एलिस इन वंडरलैंड के लेखक लुइस कैरोल का नाम जरूर सुना होगा, जो प्रोफेसर चार्ल्स डॉडसन का पेन नेम था। प्रोफेसर ने कुछ बच्चियों को थेम्स नदी की नाव में सैर कराई और सैर कराते समय उन्हें एक काल्पनिक कहानी सुनाई, एक बच्ची के बारे में जो नींद में एक जादुई संसार में पहुंच जाती है। उन बच्चियों को यह कहानी बहुत पसंद आई और उन्होंने प्रोफेसर से कहा कि वो कहानी जरूर लिखें। बच्चियों का कहना मानकर प्रोफेसर ने सारी रात बैठकर वो कहानी लिखी, लेकिन उसको ज्यादा महत्व नहीं दिया और एक तरफ रख दी। बरसों बाद प्रोफेसर के एक दोस्त को एलिस इन वंडरलैंड की मैन्युस्क्रिप्ट दिखाई दी। उस दोस्त ने इसकी धूल झाड़ी, इसे पढ़ा और पढ़ता ही चला गया। इस कहानी से वो इतना प्रभावित हुआ, उसने इसे पब्लिश करने का सुझाव दिया। यह सुनते ही प्रोफेसर डॉडसन दहशत में आ गए। वो दुनिया को यह मालूम नहीं होने देना चाहते थे कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स का प्रोफेसर बच्चों की मूर्खतापूर्ण कहानियां लिखता है। उन्हें डर था कि इससे उनका सम्मान कम हो जाएगा, इसलिए उन्होंने एलिस इन वंडरलैंड को लुइस कैरोल के पेन नेम से पब्लिश करवाया। और इंटरेस्टिंग बात यह है, मजेदार बात यह है कि जब यह किताब हाथों हाथ बिकने लगी और बेस्ट सेलर बन गई, तो सबसे ज्यादा हैरानी इसके लेखक लुइस कैरोल यानी प्रोफेसर रेवरेंड चार्ल्स एल डॉडसन को हुई। लुइस कैरोल यानी प्रोफेसर रेवरेंड चार्ल्स एल डॉडसन, इनका जन्म हुआ 1832 में, इनकी मृत्यु हुई 1898 में। हम बातें कर रहे हैं दिल से, आपके दिल की गहराइयों से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, मैरी क्यूरी
एक ऐसी महान महिला हैं जिन्हें 2 नोबेल प्राइज से नवाजा गया है। पोलैंड में जन्मी मैरी क्यूरी यानी मानिया स्क्लोदोस्का 2 नोबेल प्राइजेस जीतने वाली इकलौती महिला है जिन्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए नोबेल प्राइज मिले। जब वो 16 साल की थी तो उनकी मां की मृत्यु हो गई। इसके बाद उनके पिता का बिजनेस चौपट हो गया और उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। खुशकिस्मती से उनकी मुलाकात पियर क्यूरी से हुई और दोनों ने शादी कर ली। जब वे सोरबॉन में अपने पीएचडी के लिए रिसर्च कर रही थीं, तभी उन्होंने 2 नए एलिमेंट्स रेडियम और पोलोनियम खोज निकाले। मैरी क्यूरी ने जीवन भर अपनी जान जोखिम में डालते हुए एक्सपेरिमेंट्स किए। हालांकि वो जानती थी कि रेडिएशन का शरीर पे बहुत बुरा असर पड़ता है, इसके बावजूद अपनी प्रेगनेंसी के दौरान भी रेडिएशन के बीच वो एक्सपेरिमेंट्स करती रहीं। उसके बाद मैरी क्यूरी ने सफलता कैसे हासिल की, उन्हें 2 नोबेल प्राइज कैसे मिले, इस पे बातें करेंगे। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, मैरी क्यूरी एक ऐसी इकलौती महिला जिन्हें 2 नोबेल प्राइजेस से नवाजा गया है। मैरी क्यूरी ने 2 नए एलिमेंट्स खोज निकाले, रेडियम और पोलोनियम। वो जिंदगी भर अपनी जान जोखिम में डालकर एक्सपेरिमेंट्स करती रहीं। हालांकि वो जानती थी कि रेडिएशन का शरीर पे बहुत बुरा असर पड़ता है, इसके बावजूद अपनी प्रेगनेंसी के दौरान भी वो रेडिएशन के बीच एक्सपेरिमेंट्स करती रहीं। पुरुष प्रधान समाज में सफल होने के लिए महिलाओं को कई बाधाओं और प्रेजुडिसेस का सामना करना पड़ता है। मैरी क्यूरी ने रेडियम खोजा था, लेकिन वो जानती थी कि लोग ये विश्वास नहीं करेंगे कि कोई महिला ऐसी खोज कर सकती है। इसलिए उन्हें अपने पति के साथ नोबेल प्राइज बांटना पड़ा। इसके बाद सोरबॉन में उनके पति को प्रोफेसर बना दिया गया और मैरी क्यूरी को उनकी असिस्टेंट। 1906 में उनके पति की मृत्यु के बाद मैरी को पियरे का पद मिला, लेकिन प्रोफेसर का पूरा दर्जा नहीं दिया गया। उन्हें लेक्चरर और लैब का चीफ बनाया गया, लेकिन डिपार्टमेंट का हेड नहीं बनाया गया। आखिर 1908 में उन्हें पूरी तरह से प्रोफेसर के पद पे अपॉइंटमेंट मिली। मैरी क्यूरी का जीवन एक मिसाल है, मेहनत और साहस हो तो इंसान बहुत कुछ कर सकता है। मैरी क्यूरी, जन्म 1867, मृत्यु 1934। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, आदमी की सबसे बड़ी दौलत उसकी जिंदगी होती है। उसे अपनी जिंदगी इस तरह जीना चाहिए ताकि बाद में उसे ये सोचकर अफसोस न करना पड़े कि उसने अपनी जिंदगी के कीमती साल यूं ही गंवा दिए। दोस्तों, जो भी इंसान नहाता है उसके मन में एक न एक विचार जरूर आता है, लेकिन वही व्यक्ति कुछ कर पाता है जो नहाकर निकलता है, शरीर पहुंचता है और उस विचार के बारे में कुछ करता है। हम में से हर एक के दिमाग में करोड़ों डॉलर्स के विचार भरे हुए हैं। प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि उस विचार को करोड़ों डॉलर्स में कैसे बदला जाए। दरअसल दोस्तों, विपत्ति और दुख के अनुभव से ही आत्मा सशक्त बनती है, सपना स्पष्ट होता है, महत्वाकांक्षा प्रेरित होती है और सफलता मिलती है। जब काम में आनंद आता है तो जीवन सुखद हो जाता है, लेकिन जब काम सिर्फ कर्तव्य हो तो जीवन गुलामी का होता है। इसीलिए दोस्तों, हमेशा अपने दिल की बात सुनो, क्योंकि दिल आखिर दिल है, दिल आपका आईना है। अपने दोस्त, अपने अजीज सुशील गजवानी को इजाजत दीजिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि,
शब्बा खैर।